हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KIIT सेंटर पर। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। आज हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है और स्वतंत्रता के जो प्रमुख आयाम हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उनको समझेंगे। और स्वतंत्रता को लेकर जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, चाहे वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो, उदारवादी दृष्टिकोण हो या आदर्शवादी दृष्टिकोण हो, इन दृष्टिकोणों पर हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता को अगर हम एक परिचय के रूप में जानें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास जुड़ा हुआ है उससे। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब उसे एक स्वतंत्र वातावरण मिलेगा, तभी वो अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल कर सकेगा और उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता काफ़ी ज़रूरी है या काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जब एक राजनीतिक रूप से संगठित हो जाते हैं, जिस हम समाज में रहते हैं, तो वहाँ पर राज्य भी होता है। राज्य एक संप्रभु संस्था है, अर्थात एक ऐसी संस्था है जो संप्रभु है, स्वयं का प्रभु है। वो किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी उसमें बर्दाश्त नहीं है और वो अपने व्यक्ति को या अपने लोगों को जितनी स्वतंत्रता प्रदान करेगा उतनी स्वतंत्रता का वो इस्तेमाल करेंगे। तो राज्य को अगर हम एक शक्ति का या सत्ता का प्रतीक माने तो तो स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को चाहिए। तो इन दोनों को सामंजस्य बैठाने का काम पॉलिटिकल थ्योरी करती है, राजनीतिक सिद्धांत करता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में ही हम स्वतंत्रता और समानता, अधिकार, न्याय जैसे विषयों की बात करते हैं। तो राज्य को हम किसका प्रतीक मान लेते हैं? शक्ति का या सत्ता का। तो दूसरी तरफ व्यक्ति अधिक से अधिक क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है। क्यों चाहता है? ताकि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके और उसका चहुमुखी विकास हो सके। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता काफ़ी ज़रूरी है। स्वतंत्रता जो है वो शब्द जो है इंग्लिश में इसको लिबर्टी कहते हैं और ये हिंदी में इसका रूपांतरण है। लेकिन ये लिबर्टी शब्द लैटिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? लैटिन शब्द लिबरल से निकला है, जिसका मतलब होता है बंधनों का ना होना। अगर इस बिहाफ पर, इस आधार पर अगर हम स्वतंत्रता को डिफाइन करें तो ये हम कह सकते हैं कि बंधन नहीं होने चाहिए। व्यक्ति के कार्य और इच्छा पर किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जब व्यक्ति पे बंधन नहीं होता तो व्यक्ति कुछ ऐसी गतिविधियां करता है, कुछ ऐसी जो है गतिविधियां करता है जिससे समाज में अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। तो इसलिए कुछ विचारकों ने कहा कि नहीं, कुछ बंधन होने चाहिए। तो ये बंधनों का ना होना या बंधन होना, यानी कुछ बंधन होने चाहिए और कुछ भी बंधन नहीं होने चाहिए, इसी को लेकर विद्वान आपस में क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं। और यही चीज़ नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता दर्शाती है। यानी नकारात्मक वाले क्या कहते हैं? समर्थक, कि बंधन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को उसके हालात पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि उसके हित के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि नहीं, कुछ बंधन होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जब बंधन मुक्त कर दिया जाएगा तो शायद वो समाज के दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करे और उससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। तो इसी को हम बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ विचारधारा को लेकर हम चर्चा करेंगे कि उनका स्वतंत्रता को लेकर क्या नज़रिया है, जैसे कि उदारवादी, आदर्शवादी और मार्क्सवादी। अब उदारवादियों का कहना है स्वतंत्रता को लेकर कि व्यक्ति पर किसी भी तरह का बाह्य अभिकरण से मुक्त हो, यानी व्यक्ति जो है वो बाहरी बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो। अब ये बाहरी बंधन क्या है? जैसे कि राज्य, समाज, ये सारे अभिकरण मीन्स एजेंसियाँ, राज्य उस पर अनेक प्रकार के कानून बनाकर बंधन लगा देती है, जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो समाज तरह तरह की परंपराएं थोप कर उस पर बंधन लगा देती है।
तो व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का बंधन ना हो, बंधनों का ना होना, यही वास्तविक स्वतंत्रता है और यही नकारात्मक स्वतंत्रता की डेफिनेशन भी है। और नकारात्मक स्वतंत्रता को कई विचारकों ने अपने अपने तरीके से क्या किया, परिभाषित किया। उसमें हॉब्स का नाम सबसे, हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान माने गए वो जेएस मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने तो नकारात्मक स्वतंत्रता को इस कदर परिभाषित किया कि उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिख दी, ऑन लिबर्टी। इसने ऑन लिबर्टी नामक इन्होंने किताब लिखी, जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेते हुए कहा कि यह बहुत ही आवश्यक है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कि उस पर किसी भी तरह का बंधन न लगाया जाए। तो इस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाती है। अभी हम इस पर और बात करेंगे। थोड़ा सा हम आदर्शवादी नज़रिया देख लेते हैं। आदर्शवादियों का क्या कहना है? आदर्शवादियों का कहना है कि जो राज्य है, राज्य का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा होता है कि राज्य को पता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से हो सकता है। तो राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही, राज्य की जो आज्ञा है उसका पालन करने में ही, उसकी कानून को मानने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता समाहित है। यानी व्यक्ति को जो स्वतंत्रता राज्य सौंप रहा है, सिर्फ उन्हीं स्वतंत्रता से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो आदर्शवादी एक तरह से राज्य को मानते हैं कि राज्य जो भी कानून व्यवस्था बनाता है, जो भी उसके कानून है, नियम है, उसको व्यक्ति को मानना चाहिए और उससे ही व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा को हम समझते हैं कि मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। मार्क्सवादियों में कार्ल मार्क्स सबसे महत्वपूर्ण फिलोसोफर रहे, जो है कई और विद्वान समर्थक हैं इसके, जैसे कि व्लादिमीर लेनिन हो गए और कई और विचारक हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो मार्क्सवादी विचारधारा स्वतंत्रता को कैसे देखती है? तो मार्क्सवादियों का कहना है कि जो ये समाज में जो व्यवस्था है, उस समाज में दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहते हैं पूंजीपति, एक है श्रमिक। यानी मार्क्सवादियों ने समाज को मुख्य तौर पर वर्ग में बांटा है। दो वर्ग में लोग रहते हैं। कौन कौन से वर्ग? एक है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है श्रमिक वर्ग, या ये कह सकते हैं कि एक शोषक है और एक शोषित है। तो जब तक शोषक और शोषित समाज से खत्म नहीं होंगे और समाज में आर्थिक रूप से इक्वालिटी नहीं आएगी, आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक स्वतंत्रता निरर्थक है या स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो सकती। कब? जब वर्ग विहीन व्यवस्था समाज में स्थापित होगी, अर्थात समाज में किसी तरह का वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, तभी व्यक्ति के अधिकार यूजफुल हो सकते हैं, तभी व्यक्ति को अधिकार सार्थक हो सकते हैं, स्वतंत्रता उनकी सार्थक हो सकती है। नहीं तो किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा को विचारधारा रखने वाले मानते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि स्वतंत्रता को लेकर जो दृष्टिकोण है, उदारवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। स्वतंत्रता की जो डेफिनेशन है, स्वतंत्रता क्या है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्वतंत्रता शब्द जो है, जो लिबर्टी है, उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है जो सबको स्वीकार हो, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बनी है। ये अरस्तु, प्लेटो से लेकर कांट, बर्लिन तक इन्होंने अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता को डिफाइन किया, लेकिन मोटे तौर पर हमने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को समझा। तो अब एक बार और हम दोबारा से इस उदारवादी व्यू को समझते हैं, उदारवादी दृष्टिकोण को। तो उदारवादी जो हैं, इन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात करी। किन्होंने? उदारवादियों ने। अब व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने कहा कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसको हमें थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा और पहले चलना होगा। कौन सी शताब्दी में? 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में। वो वही समय था जब यूरोप में व्यक्ति आंदोलन कर रहे थे स्वतंत्रता पाने के लिए। यानी 16वीं शताब्दी में उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता से आज़ाद हुई पोप पादरियों के अगेंस्ट उन्होंने क्या कराया? आंदोलन चलाया, तो उन्हें धर्म की स्वतंत्रता मिली। आगे राजनीतिक स्वतंत्रता, राजाओं के चंगुल से वो स्वतंत्र होना चाहते थे। उसी कड़ी में हमने फ्रांसीसी क्रांति भी देखे थे कि राजाओं के चंगुल से कई देश आज़ाद होना चाहते थे, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हुई। आगे चलकर वो चाहते थे कि राज्य उन पे बंधन कम से कम लगाए।
उनको काम करने के लिए उनके काम में राज्य दखल अंदाजी ना करे। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो जब धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं लोगों को मिली, यानी ये अधिकार मिले। देखिए, कोई भी अधिकार व्यक्ति को शुरुआत से नहीं मिलता। कोई भी राजा कभी भी अपनी जनता को तुरंत सभी अधिकार नहीं सौंप देता, उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो यही कड़ी रही यूरोप में भी कि पहले धर्म के लिए आंदोलन चला, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक स्वतंत्रता मिली, फिर उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। अब ये जो आर्थिक स्वतंत्रता का पहलू है, वही सकारात्मक स्वतंत्रता का उदय है। क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में तो क्लियर है कि बंधन नहीं होने चाहिए, लेकिन जब कुछ बंधन लगाने पड़े तो क्यों लगाने पड़े? क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता जब लोगों को मिली तो उस स्वतंत्रता का जो पूंजीपति थे वो क्या करने लगे? उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। समाज का जो श्रमिक वर्ग था उसका शोषण बढ़ गया। तो विद्वानों को लगा कि नहीं, कुछ बंधन तो व्यक्ति पे होने चाहिए, क्योंकि ये बंधन व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी बन जाता है, इसलिए बंधन होने चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के बाद ही अस्तित्व में आई, जिसमें टी.एच. ग्रीन इसके प्रमुख विचारक रहे। टी.एच. ग्रीन से लेकर कई और विचारक रहे जिन्होंने इसकी बात कही। तो हम इसके नोट्स में देख लेंगे कि कौन से विचारकों ने सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या किया, समर्थन किया। तो इस तरह से स्वतंत्रता का अर्थ हमने जाना, स्वतंत्रता के जो दृष्टिकोण हैं वो हमने समझे, स्वतंत्रता के जो आयाम हैं मुख्य तौर पर नकारात्मक और सकारात्मक, वो हमने समझा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इससे जुड़े हुए और भी चीज़ों पर बात करेंगे, और भी पहलुओं पर हम बात करेंगे। और अगर इस इंट्रोडक्शन में से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। I played it innocent, a feel of discontent.